नमस्ते। अक्सर हम चुनावी नतीजों को जीत और हार के आंकड़ों में देखते हैं, लेकिन ये आंकड़े ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। ये जमीन की लोगों की आवाज होते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश की लालगंज सीट पर जो हुआ, वो महज एक पार्टी की हार जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक केस स्टडी है इस बात की कि कैसे एक मजबूत किला भी दरक सकता है और कैसे डेटा की गहरी समझ से सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बेहतर शासन का रास्ता भी तैयार किया जा सकता है। हमारा ये विश्लेषण शुरू होता है लालगंज की मिट्टी से। ये आजमगढ़ जिले का एक ग्रामीण आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। देखिए, यहाँ की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के समाज को, यहाँ की जमीनी हकीकत को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी चुनावी रणनीति हवा में नहीं बनती, वो हमेशा जमीन से ही उपजती है। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 2017 समाजवादी पार्टी 36% से ज्यादा वोट लेकर आसानी से जीतती है। 5 साल बाद 2022 में पार्टी का वोट शेयर करीब करीब 10% गिर जाता है और वो तीसरे नंबर पर खिसक जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीत का फासला सिर्फ 2184 वोटों का था, बहुत ही मामूली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 10% वोट गए कहां और क्यों? इसी क्यों का जवाब हम अपने इस विश्लेषण में 6 हिस्सों में तलाशेंगे। हम आंकड़ों की परतें खोलेंगे, हार के कारणों की चीर-फाड़ करेंगे और फिर इस पूरे विश्लेषण से एक वापसी का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आइए लालगंज की राजनीतिक पहचान को, उसके डीएनए को समझते हैं। लालगंज का चुनावी समीकरण आप कह सकते हैं एक बहुत जटिल पहेली है। ये एक आरक्षित सीट है जहां लगभग 40% वोटर अनुसूचित जाति से हैं, लेकिन यहां यादव, राजभर और मुस्लिम समुदाय की भी एक बड़ी तादाद है जो नतीजों पर सीधा असर डालती है। मतलब साफ है, यहां जीत का रास्ता इन सभी सामाजिक समूहों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधने से होकर गुजरता है। जो इस संतुलन को साध लेता है, जीत उसी की होती है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, हार का विश्लेषण। आखिर हुआ क्या था? 2017 की जीत 2022 की हार में कैसे बदल गई? चलिए देखते हैं आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 2007 से लेकर 2017 तक, पूरे एक दशक तक समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 36 से 38% के बीच एकदम स्थिर था, एक मजबूत पकड़ थी। लेकिन फिर 2022 आया और अचानक एक बड़ी फिसलन हुई। वोट शेयर लगभग 10% गिरकर सिर्फ 26.89% पर आ गया। राजनीति में इसे एक बड़ा झटका, एक बड़ा सिग्नल माना जाता है। तो सवाल फिर वही कि ये वोट आखिर गया कहां? ये चार्ट तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 9.38% नीचे गया और लगभग उसी वक्त दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर करीब करीब 20% ऊपर चला गया। ये सिर्फ वोटों का बिखराव नहीं था, ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ वोटों का एक बहुत ही स्पष्ट हस्तांतरण, एक क्लियर ट्रांसफर था। तो इन आंकड़ों से 4 बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, समाजवादी पार्टी का जो मजबूत वोट बैंक था वो टूटा। दूसरी, बीजेपी ने 2017 की अपनी 15% की कमजोर स्थिति से जबरदस्त वापसी की और 35% का आंकड़ा छुआ। तीसरी, बीएसपी ने अपने दलित ओबीसी वोट को जोड़े रखा और सीट जीत ली। लेकिन चौथी और सबसे जरूरी बात, लोकसभा के नतीजे ये दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर समर्थन अभी भी मौजूद है, बस उसे फिर से जगाने और संगठित करने की जरूरत है। तो अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ की तरफ आते हैं। हमें उन ताकतों को समझना होगा जो पर्दे के पीछे इस पूरे चुनावी चक्र में काम कर रही थीं। किसी भी संगठन के लिए खुद का आकलन करना बहुत जरूरी होता है, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, यानी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे। यहां पार्टी की ताकत है उसका पुराना कैडर और नेटवर्क, तो वहीं अंदरूनी गुटबाजी और हार से गिरा हुआ मनोबल एक बड़ी कमजोरी है। बाहर सरकार के खिलाफ माहौल एक मौका हो सकता है, तो वहीं दूसरी पार्टियों की आक्रामक रणनीति एक बड़ा खतरा है। और यहीं पर यह याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र में संवाद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक सूचित नागरिक ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव होता है। इस तरह की जटिल चुनौती का सामना करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की जरूरत होती है। हम इसे चतुर्सूत्र सिद्धांत या एक 4 फ्रंट फ्रेमवर्क की तरह देख सकते हैं। ये रणनीति 4 मोर्चों पर एक साथ काम करने की बात करती है। पहला मोर्चा है जनता, यानी लोगों के असल मुद्दे जैसे रोजगार और खेती का संकट। दूसरा मोर्चा है राजनीति, यानी पार्टी को अंदर से एकजुट करना और विपक्ष की बातों का जवाब देना। तीसरा मोर्चा है नीति, यानी अपने किए हुए काम को जनता के सामने रखना और भविष्य के लिए एक ठोस प्लान देना। और चौथा है छवि,
यानी पार्टी को विकास और एकता का प्रतीक बनाकर पेश करना। लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी तब तक सिर्फ कागज पर रहती है जब तक वो जमीन पर लोगों की आवाज से ना जुड़े। तो अब हम आंकड़ों से हटकर लोगों की असल समस्याओं को सुनने की कोशिश करते हैं। डेटा अपनी कहानी कहता है, वो ठीक है, लेकिन जमीन की असली हकीकत क्या है? वो कौन सी परेशानियां हैं जो लालगंज के लोगों को हर दिन तकलीफ देती हैं? ये जो हीट मैप आप देख रहे हैं, ये लालगंज के लोगों के दर्द का एक तरह से आईना है। सबसे ऊपर सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जो सीधे सीधे युवाओं और महिलाओं को प्रभावित कर रही है। उसके ठीक बाद है कृषि संकट, जो गांव-गांव में लोगों की कमर तोड़ रहा है। और फिर सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें हैं जिनकी कमी जिंदगी को और मुश्किल बना रही है। हमें ये बिल्कुल साफ तौर पर समझना होगा, लालगंज में लोगों की नंबर 1 चिंता है बेरोजगारी। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को छूता है। किसी भी राजनीतिक वापसी की शुरुआत इसी एक मुद्दे के ठोस समाधान के वादे से होनी चाहिए। तो ठीक है, अब तक हमने समस्या को समझा, उसके कारणों को जाना और लोगों की आवाज भी सुन ली। अब वक्त है समाधान की एक रूपरेखा तैयार करने का, एक एक्शन प्लान का। इसे आप किसी भी संगठन के लिए 90 दिनों का एक वापसी का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इस पूरी रणनीति को हम 3 आसान चरणों में बांट सकते हैं, हर चरण 30 दिन का। पहला चरण इंटेलिजेंस और मोबिलाइजेशन, यानी सही जानकारी जुटाना और सोए हुए संगठन को फिर से खड़ा करना। दूसरा चरण पॉलिसी और अलायंस, यानी जनता के लिए नीतियां बनाना और सही राजनीतिक साझेदारियां करना। और तीसरा चरण सघन प्रचार और जनसंपर्क, यानी अपनी बात को हर घर, हर दरवाजे तक पहुंचाना। हर चरण में कुछ ठोस काम करने होंगे। पहले 30 दिन बूथ स्तर पर हार की वजह जानना और लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करना। अगले 30 दिन लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं पर एक घोषणा पत्र तैयार करना और वोटों का बंटवारा रोकने के लिए गठबंधन को मजबूत करना। और आखिरी 30 दिन व्हाट्सएप और इंस्टा रील्स जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करना और गांव-गांव में जनसंवाद के जरिए लोगों से सीधा जुड़ना। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये बात अब सिर्फ चुनावी रणनीति से कहीं आगे की है। ये जनादेश से परे शासन की एक नई सोच की है। देखिए, असली लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य है ऐसी राजनीति करना जो हर एक इंसान की जरूरत को समझे और उसे पूरा करे। हम इसे प्रिसिजन गवर्नेंस कह सकते हैं, जहां डेटा का इस्तेमाल सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि हर समुदाय की छोटी से छोटी समस्या को ढूंढकर उसे हल करने के लिए किया जाए। लेकिन हाँ, जब हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो भारत के डीपीडीपी एक्ट के तहत हर नागरिक की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तकनीक लोगों की सेवा के लिए है, उन पर निगरानी के लिए नहीं। ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव मतदान के दिन नहीं जीता जाता, बल्कि उससे पहले के 5 साल की सेवा में जीता जाता है। सच्ची राजनीति का मतलब ही लोगों के जीवन से हर रोज जुड़ना है। डेटा और रणनीति तो बस उस जुड़ाव को और गहरा और असरदार बनाने के तरीके हैं। तो आखिरी सवाल यही है कि कैसे डेटा एक राजनीतिक हार को सच्ची जनसेवा के एक रोडमैप में बदल सकता है। इस सवाल का जवाब ही लालगंज और भारत के हजारों दूसरे विधानसभा क्षेत्रों का भविष्य तय करेगा। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 420 40 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।